नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान से काम मीन्स नॉलेज दैट कैन लीड टू द जॉब्स। देखिए, हमारी सीरीज चल रही है। हम एनसीईआरटी बुक्स के शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बड़ी बड़ी बुक्स ना पढ़नी पड़े। तो आज नंबर है क्लास 7 की बुक जो कि ज्योग्राफी की है, एनसीईआरटी बुक, और इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से हमारे काम का है, ये सारी बातें इस आज के चैप्टर में की गई हैं। सबसे पहले कहा गया है कि एनवायरनमेंट है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जो भी सब कुछ है, चाहे वो नेचर ने दिया है या फिर हमने खुद ने बनाया है, वो सब कुछ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का भाग है। यहाँ कहा गया है कि एनवायरनमेंट है या पर्यावरण है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ मायने रखता है, सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए और रहने के लिए यानी हम जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके लिए लैंड यानी जो ज़मीन है वो भी एक तरीके से पर्यावरण का ही भाग है। अब यहाँ पर कुछ सवाल भी उठाए गए हैं कि जो इंसान है, मानव है, वो लगातार एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो उन परिवर्तनों की वजह से कुछ प्रदूषण भी हो रहे हैं यानी पर्यावरण को नुकसान हो रहे हैं। तो इसके आगे चलकर हमें बहुत बड़ी क्षति हो सकती है आने वाली पीढ़ियों को, तो पर्यावरण को बचा के भी रखना चाहिए। इसके बाद में आगे बात की गई है कि एनवायरनमेंट के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं यानी फैक्टर्स या कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कहा गया प्राकृतिक पर्यावरण हो सकता है, मानव निर्मित पर्यावरण हो सकता है, इसके अलावा खुद मानव का ही एक पर्यावरण हो सकता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकते हैं जैसे हाइड्रोस्फीयर, जैसे जलमंडल होता है, कोई भी तालाब है, महासागर है, सागर है, नदी है यानी रिवर, ओशन, पॉन्ड, लेक, ये सब हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल के भाग हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण में एटमॉस्फेयर आता है, वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर भी बहुत सारे जीव पक्षी वगैरह रहते हैं, जिसमें एयर है, वायु है, जिसमें हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन के भी है। स्थलमंडल या लिथोस्फियर, लिथोस्फियर का मतलब होता है जो जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, परत है, पपड़ी है, उसको लिथोस्फियर कहते हैं। और इसी के अंदर हमें मिट्टी भी मिलती है। आगे चलकर और बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर अंतिम जो शब्द यूज किया गया है वो है बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। देखो, जीवमंडल ऐसी जगह है जो अलग से कुछ भी नहीं है। एयर यानी वायु, वाटर मतलब जल, और लैंड यानी जो सरफेस है, स्थल मंडल या लिथोस्फियर है, उनका एक बहुत नज़दीकी पारस्परिक एक मेल है, मिलाप है, कॉमन उनका इन्फ्लुएंस है, जिसके अंदर जीव निवास करते हैं। मतलब जीवों को सब कुछ चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। तो जीव जहां निवास करते हैं उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन इंसान यानी मानव, ह्यूमन जो है, उसी ने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस किए हैं। मानव ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, इसके अलावा और कई सारे टेम्पल वगैरह और इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई हैं। यही नहीं, मानव जो ह्यूमन है उसकी खुद की सोसाइटी है, एजुकेशन है, सब कुछ, कल्चर है, रिलीजन है, कम्युनिटीज़ बनाई हैं, इसने सब कुछ बनाया है। तो ये सब कुछ पर्यावरण के घटक हैं यानी एनवायरनमेंट के सारे कंपोनेंट्स हैं। आगे बात की गई है कि एनवायरनमेंट जो वर्ड है, शब्द है, वो कहाँ से आया। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है वो आया है फ्रेंच लैंग्वेज से, यानी जो फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, उससे। उसके अंदर एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर शब्द एक यूज किया गया है जिसका मतलब होता है नेबरहुड। ओके, तो नेबरहुड से ही ये एनवायरनमेंट जो शब्द बना है फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। इसके अलावा इस टॉपिक में मेन जो डिस्कस किया गया है, मुख्य रूप से जो बात की गई है वो की गई है नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में यानी प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण के मैं यहां पर कंपोनेंट्स आपको बता चुका हूं, जिसमें हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और लिथोस्फीयर है और बायोस्फीयर की भी कुछ बातें हो सकती हैं। यहां पर सबसे पहले बात की गई कि अगर हम लिथोस्फीयर बात करते हैं यानी जो स्थलमंडल है, अगर उसकी बात करें तो वो क्या है। यहां पर कहा गया है कि पृथ्वी के ठोस परपट या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। मतलब जो हमारी अर्थ है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं या भू परपटी कहते हैं। अब उसी को हम लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, इसके अलावा खनिज होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और मिट्टी की एक
पतली सी परत है, सॉइल का एक थिन लेयर है जिससे ये पूरा का पूरा लिथोस्फीयर कवर हो रखा है। इसके अलावा इस लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल के ऊपर कई सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, पहाड़, पठार, वैलीज। इसके अलावा इसी के ऊपर महासागर भरे हुए हैं। मतलब जो महासागर हैं उसके अंदर भी आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, जहां पे उसको रिज कहते हैं। प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे प्लेट्यू होता है, वहां पर भी वैलीज होती हैं, घाटियां होती हैं। जैसे हमारे यहाँ उसको ट्रेंच कहा जाता है, मतलब गहरा सा गड्ढा होता है। इसके अलावा स्थलमंडल के ऊपर यानी जो लिथोस्फीयर है उस पर कई सारे फॉरेस्ट, कृषि करता है मानव, यानी एग्रीकल्चर, बस्तियां बसा रखी हैं यहाँ पर, और पशुओं के चरने के लिए चारागाह यानी ग्रासलैंड्स दूर दूर तक फैले हुए हैं। बहुत सारी खनिज संपदा है इसके अंदर। जलमंडल जो है यानी जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर सारे के सारे वाटर बॉडीज को इंक्लूड किया गया है। उसके अंदर नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, इसके अलावा महासागर भी एक है, और झील। ये सब जिसे कहते हैं जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर के भाग बताए गए हैं। इसके अलावा वायुमंडल हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो वैसे तो कुछ भी यहाँ पर नहीं रुक पाता, लेकिन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर रुका हुआ है और कई हजार किलोमीटर ऊपर तक है, लेकिन वहां तक जीवन नहीं है। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन केवल 120 किलोमीटर ऊपर तक है, और साथ ही साथ जो बहुत निचला वायुमंडल है उसी के अंदर जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आगे जो चर्चा की गई है वो की गई है कि जैसे एक पोंड है, तालाब है, उसके अंदर बहुत सारे जीव हो सकते हैं उस पर निर्भर करने वाले, यानी जैसे बड़े बड़े जीव हो सकते हैं, बोफेलो काऊ वगैरह, या फिर डियर, हिरण वगैरह जो उससे पानी पीने के लिए आ सकते हैं, या फिर जैसे डक वगैरह होते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं, पोंड के अंदर। फिशेज वगैरह, मछलियां वगैरह रह सकती हैं उसके अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जैसे लोटस होता है, कमल होता है, पानी के अंदर ही खिलता है, उधर पानी में ही रहता है। इसके अलावा उसके किनारे पर कई प्रकार की घास हो सकती है। यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया गया है जिसको कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है? जैसे एक पोंड होता है, तालाब या लेक होती है, या महासागर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये पारितंत्र हैं। एक डेजर्ट हो सकता है पारितंत्र यानी मरुस्थल, वहां के जीव अलग होंगे, एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। एक जो रेन फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदा हरित वर्षा वन, वो भी एक पारितंत्र होता है जिसमें सारे जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करेंगे? जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि फिजिकल और केमिकल जो एनर्जी होती है और मटेरियल्स होते हैं वो आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं। मतलब उनके आपस के जो ऊर्जा है और पदार्थ है उनका स्थानांतरण होता है, और भौतिक और रासायनिक कारकों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। भौतिक और रासायनिक कारक कैसे, यानी फिजिकल और केमिकल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक पारितंत्र के अंदर, एक परिमंडल के अंदर या फिर इकोसिस्टम के अंदर एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ राइट किया कि खाने को लेकर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मान लीजिए इसी लेक पोंड के आसपास जो फिशेज हैं, फिशेज किसको खाएंगी? या तो ग्रास को खा सकती हैं, या फिर इसमें छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको खा सकती हैं। अब इस पानी की वजह से यहाँ ग्रास हुआ, घास हुआ, तो उसको गाय खा रही है या फिर हिरण खा रही है। इसी पानी के अंदर और कई सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं या फिर छोटे मोटे पादप हो सकते हैं जिनको ये खा के जिंदा रहेंगे। इसी पे डिपेंड करता है फिर आसपास में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे जो मांसाहारी होते हैं, जो शिकार करके जीते हैं, जैसे शेर वगैरह या टाइगर वगैरह होंगे, वो हिरण या इस गाय पे डिपेंड करेंगे। तो इस तरीके से ये एक पारितंत्र है जिसमें सब कुछ, या और जिसे कहते हैं केमिकल कैसे आपस में रिएक्शन होगा, गाय का मलमूत्र हो गया, या फिर और कोई इनके जैसे सांस लेने से CO2 निकलती है तो इन पेड़ पौधों के लिए जरूरत है। तो इन सभी का आपस में जो रिलेशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और डिपेंड होने के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसको कहते हैं पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम। आगे इस चैप्टर में चर्चा की गई है कि मानव और पर्यावरण का रिलेशन कैसा रहा है। देखो, अर्ली एज में, बहुत शुरुआत में जो ह्यूमन था या मानव था, वो नेचर से बहुत कुछ नहीं लेता था और उसकी नीड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। आसपास में मिलने वाली चीज़ों से ही वो अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं। ज़रूरतें बढ़ने के साथ साथ उसका पर्यावरण से बहुत कुछ लेना और पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ लिखा गया है कि फसलों को उगाना शुरू कर दिया।
क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो भैया नेचुरल जो फ्रूट मिलते हैं उनसे काम नहीं चल रहा था, और ज़्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा पशुपालन करना शुरू किया क्योंकि उनसे दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है आराम से, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्थायी रूप से बस गया। उसने सोचा क्यों भाग भाग के हम परेशान हो रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, दूसरे से लड़ना पड़ रहा है, दूसरे का एरिया छीनना पड़ रहा है। तो इंसान एक जगह रुकना शुरू कर दिया, तो उसने अपनी बस्तियाँ बसा ली। इसके अलावा उसने, यहाँ लिखा गया है कि फिर क्या हुआ, सभी चीज़ें अगर उसने खुद ने पैदा नहीं की तो उसने दूसरों के साथ वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं, यानी जो गुड्स एक्सचेंज होता है कि मेरे पास अनाज है, तुम्हारे पास फ्रूट है, तो मैं फ्रूट भी खा लेता हूँ, तुम अनाज भी खा लो। तो एक दूसरे ने वस्तु विनिमय यानी गुड्स का एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति हुई, यानी बहुत सारी चीज़ें इंसान ने बनाई जो कि उसको रिक्वायरमेंट थी। इससे पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन भी बढ़ा है ना साथ साथ, तो उससे एनवायरनमेंट में चेंज हुए। एनवायरनमेंट से ही उसने बहुत सारे रिसोर्सेज को लिया, बहुत सारे जो स्रोत थे अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, तो बहुत तेजी से उसने अपने पर्यावरण के आसपास में बहुत चेंज किए, जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति हुई। इसी में आगे कहा गया है कि इंसान ने पहिए का आविष्कार कर लिया, मतलब एक जिसे कहते हैं व्हीकल बनाना शुरू कर दिया कि केवल जो एनिमल होता है उससे काम नहीं चलेगा, हमें व्हीकल बनाना पड़ेगा, ताकि एनिमल पे बैठ के जाने के बजाय व्हीकल जो होगा, पीछे कार्ट होगी, गाड़ी होगी, तो ज़्यादा लोग और ज़्यादा सामान एक दूसरे जगह जा सकता है। संचार क्रांति भी हुई, यानी जिसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, जिससे आपस में लोगों का संचार जल्दी हो गया, दूर तक बात कर पाया, और वहां की चीजें पता चल गई कि वहां पर क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, सब कुछ। यहां पर एक बेसिक सी चीज और बताई गई है कि जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन के साथ कितनी तगड़े तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है, कि जैसे आपने देखा होगा समर सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु, उसमें तरबूज, खरबूजा वगैरह हमें मिलता है। क्या वो हमारी बॉडी के लिए उसी वक्त जरूरत होती है या विंटर्स में भी रिक्वायरमेंट होती है? सच कहें तो सर्दियों में बिल्कुल भी उन चीज़ों की जरूरत नहीं होती और हमें पानी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब समर सीजन होता है तो हमें खरबूजा, तरबूज इनकी जरूरत होती है, और वो पैदा भी होते हैं उसी सीजन के अंदर। और यहाँ दूसरी बात की गई है, मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे भुनी हुई मूंगफली होती हैं, मतलब रोस्टेड जो पीनट होते हैं, वो हमें कब अच्छे लगेंगे? समर सीजन में तो नहीं लगेंगे, इतनी गर्मी में कौन रोस्टेड पीनट खाएगा, लेकिन सर्दी में वो अच्छे लगते हैं। और आप ये शायद जानते ही होंगे कि जो मूंगफली की फसल होती है वो बिल्कुल सर्दी से पहले, यानी अभी गर्मी में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में उसको निकाल लिया जाता है, तो उसी वक्त ताज़ा ताज़ा मूंगफली मिलती है हमें। तो नेचर में ये जो फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ये पकते भी उसी समय है जब रिक्वायरमेंट होती है इनकी। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई हैं। और लास्ट में यहां बताया गया है कि 5 जून जो होता है वो एवरी ईयर पूरी दुनिया में एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे लास्ट में यहां पर 2-4 क्वेश्चंस पे भी जिक्र किया गया है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। तो मरुस्थल तो है, वन भी है, लेकिन जो तालाब है वो हम बना भी सकते हैं, मतलब कहीं पानी भर दिया तो वो नेचुरल एनवायरमेंट नहीं है। इसके अलावा इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, मतलब धर्म है, मानव का है जो एनवायरमेंट का फैक्टर है, लेकिन स्थल यानी जो लैंड है वो अपने आप है, नेचुरल है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो सड़क है। इसके अलावा समुद्र और पहाड़ तो नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि तो नहीं है, यानी जो अगर हम प्लांट्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो वो तो नहीं है। जनसंख्या वृद्धि है, और भी यहाँ कई सारी बातें की गई हैं। तो ये था आज क्लास 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर एनवायरनमेंट। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि सारे क्लास 6 से 12 तक के जितने भी क्लासेस हैं, सारी एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर के साथ आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियोस दूंगा, ताकि आपको सारी बुक्स ना पढ़ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।